नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के समक्ष सरस्वती पांडे एंड पांडे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें हम पार्ट बाय पार्ट और पेज बाय पेज अध्ययन करेंगे। ये मेरे मन में विचार आया कि थोड़े-थोड़े पेजों का हम श्रृंखला सीरीज वाई बनाएंगे, जिससे आप लोगों को सुनने में आसानी हो और आपको वो सारी चीज़ें सुन करके आप उसका लाभ उठा सके। इसलिए इस सीरीज को मैंने प्रारंभ किया है। आज से मैं सरस्वती पांडे के हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो प्रारंभ करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो इसमें सबसे पहले भाषा से स्टार्ट करते हैं। इसका पेज नंबर 1 है भाषा। पेज नंबर वाइज अध्ययन करिएगा, हम पेज नंबर आपको बताते चलेंगे। भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष वक्तायाम वाच अर्थात व्यक्त वाणी। अर्थात जो वाणी व्यक्त होती है उसे हम भाषा कहते हैं। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाष्यते व्यक्तवाग यानी रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, यानी व्यक्तवाग मतलब व्यक्तवाणी के रूप में, अभिव्यज्यते माने अभिव्यक्त की जाती है, इति भाषा उसे हम भाषा कहते हैं। यानी जो वाणी जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। भारतीय विद्वान नंबर 1, भारतीय विद्वानों ने क्या क्या विचार अपने दिए हैं भाषा के संदर्भ में, यहाँ पर दर्शाया गया है। नंबर 1 है पतंजलि, व्यक्तावाच वर्णा ऐसा तय में व्यक्तवाच, अर्थात जो वाणी वर्णों के रूप में व्यक्त होती है उसे हम भाषा कहते हैं। व्यक्ता यानी व्यक्त होती है, वाच वर्णा वर्णों के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, इन्हें व्यक्तवाचा, उसे हम भाषा कहते हैं। दूसरा है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकता है। यह कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार है कि जो अपनी इच्छा हो और इच्छा के द्वारा हम अगर जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से अपना आदान प्रदान कर रहे हैं वाणी का, वही हमारी क्या है, भाषा है। चौथे नंबर पे भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयव से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। मतलब मुख के द्वारा, जो मुख के अवयव हैं उनके द्वारा जो चीजों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री के अनुसार। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समस्त रूप से भाषा कहते हैं। यह बाबूराम सक्सेना के अनुसार। छठे नंबर पे अर्थवान कंठोदकीर्ण ध्वनि समष्टि की भाषा है। यह किसने कहा है, सुकुमार सेन ने। सातवें नंबर पे भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। भाषा 8वें नंबर पे भाषा यादृच्छिक ऋण उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार। 9वें नंबर पे ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है, डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे के अनुसार। आइए पेज नंबर 2 को देखते हैं। पाश्चात्य विद्वानों ने क्या कहा है। ये पेज नंबर 2 है, इधर आपका ये पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 क्या है, पाश्चात्य। पेज नंबर 2 क्या है, पेज नंबर 2 है कि पाश्चात्य विद्वान नंबर 1 भाषा और कुछ नहीं है
केवल मानव की चतुर्बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों को प्रकट कर सकते हैं, और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। यह किसका कथन है? मैक्स मूलर का। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। हेनरी स्वीट के अनुसार भाषा, तीसरे नंबर पे, भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अपमंजना के लिए नियुक्त की जाती है, यह क्रोंचे के अनुसार। नंबर 4, भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोत्रग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। आंद्रे के अनुसार 5वें नंबर पे, मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। आतो या स्पर्शन के अनुसार 6ठे नंबर पे, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पर्श ध्वनि चिन्हों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं, गार्डनर के अनुसार। नंबर 7, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है, ब्लॉक तथा ट्रेगर के अनुसार। 8वां, भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग में विचार विनिमय करते हैं, उस ट्रेगा के अनुसार। भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उसके प्रवर्तक निम्नलिखित है। सिद्धांत एक तरफ है और दूसरी तरफ क्या है? प्रवर्तक है। एक तरफ आपके सिद्धांत हैं और दूसरी तरफ क्या है? आपके ये प्रवर्तक हैं। सिद्धांत क्या है? ये पहला सिद्धांत है दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत। ये इसके प्रवर्तक कौन है? प्राचीन धर्म ग्रंथ है। दूसरा है संकेत यानी एग्रीमेंट थियरी। इसके संस्थापक कौन है? प्रवर्तक कौन है? रूसो। तीसरा है रणन सिद्धांत। रणन मतलब डिंग डोंग थियरी से कहते हैं। रणन मतलब जैसे एक ही आवाज निकलती रहे, इसको रणन सिद्धांत कहते हैं। इसको प्लेट तथा हेस एवं मैक्स मूलर ने दिया है। जैसे इन सिद्धांतों में ये होता था कि कहीं से जहां से आवाज आती है उसको, जैसे पानी कोई पी रहा है तो घट घट की आवाज आ रही है तो घ की उत्पत्ति ऐसे मान ली जाती है, इसको रण सिद्धांत। इंगित मतलब संकेत, जेस्टर से थियरी डॉक्टर रॉय ने दिया था। इसके बाद धातु का सिद्धांत। धातु का सिद्धांत हेज तथा मैक्स मूलर ने। धातु का मतलब जैसे किसी लोहा को पीट रहे हैं तो टन टन की आवाज आ रही है तो ट की उत्पत्ति इससे मान लिया जाता था। श्रम ध्वनि सिद्धांत, इसको नोआरे ने दिया था। श्रम ध्वनि सिद्धांत क्या है? श्रम ध्वनि सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि श्रम ध्वनि सिद्धांत, श्रम ध्वनि सिद्धांत क्या है? जैसे कोई व्यक्ति है और वह काम कर रहा है, सपोज दैट मानिए कि जैसे धोबी है तो अपना कपड़ा को जब पीटता है तो ह की आवाज आती है, तो ह शब्द की उत्पत्ति श्रम ध्वनि सिद्धांत से मान ली गई। संपर्क कॉन्टेक्ट थियरी जी रिवेजी ने दिया था। समन्वय थियरी हिंदी स्वीट ने दिया था। इसी प्रकार से बहुत सारे मत आने लगे कि क की उत्पत्ति इस शब्द से हुई है, ख की धातु से हुई है, ह की श्रम ध्वनि से, इसी तरीके से। तो विवाद के बहुत सारे कारण बन गए शब्दों को लेकर। कोई शंकर जी के डमरू से कहता था, कोई श्रम ध्वनि सिद्धांत, कोई रणन सिद्धांत, कोई संकेत सिद्धांत। इसलिए सन 1886 में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति लास स्थितीय द लिंग्विस्टिक ने अपने अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण, इन दो विषयों पर अब विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जितने लोग थे उतनी विचारधाराएं आ रही थी। इसलिए इस विचारधारा को कि ख की सिद्धांत यहाँ से हुई है, क की सिद्धांत गले से हुई है, ख का सिद्धांत यहाँ से आया है, ह का सिद्धांत काम करने से आया, प जो है पानी पीने से आया है। तो इस तरीके से इस सिद्धांत को अब भाषा की उत्पत्ति और विश्व निर्माण पर, इन दोनों पर विचार करने से जो लास्ट लिंग्विस्टिक है उसने निर्देश दिया कि अब इस पर कोई विचार नहीं किया जाए। अब देखते हैं अगले टॉपिक, भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां। भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां निम्नांकित हैं। पेज नंबर अब हम 3 देखते हैं। पेज नंबर 3 है भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। भाषा की आपकी पहली विशेषता है कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है। दूसरी क्या है? भाषा सतत प्रवाहमान, सहज और नैसर्गिक होता है, मतलब यह कंटिन्यू बढ़ती जाती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। अर्जित मतलब हम किसी से ग्रहण करते हैं। भाषा परिवर्तनशील है, सही बात है। संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, पाल, संस्कृत इसका पाल, प्राकृत, अपभ्रंश,
और आज हम हिंदी का स्वरूप देखते हैं। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति 2 बार हो चुका है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। ये 7वां पॉइंट है। भाषा जटिलता से सरलता। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भाषा किस से किस तरह, भाषा जो है जटिलता सरलता तरफ और संयोगात्मकता से वियोगात्मक। जो संस्कृत के आपने किसी शब्द को देखा होगा, बहुत बड़े बड़े शब्द रहते थे, और आप हिंदी के शब्दों को देखेंगे उसके टूटे टूटे रूप में, छोटे छोटे रूप में रहेंगे। तो हिंदी एक वियोगात्मक है, जबकि संस्कृत संयोगात्मक है। ठीक है, तो यह है संयोगात्मक, यानी संस्कृत से हिंदी की तरफ है तो कौन सी भाषा की तरफ बढ़ी, संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर उन्मुख हुई। 9वां है भाषा परंपरागत वस्तु है। 10वां प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। आगे देखिए, आगे है भाषा की, आगे देखते हैं भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। यानी कहने मतलब है कि कुछ मतलब मुंह से बोल करके, अंगों का प्रदर्शन करके, लिख करके, इसी यंत्र के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं। 4 चरण है भाषा विकास के, मतलब हम अपनी भाषा का विकास कैसे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न है। मानक या परिनिष्ठित भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। दूसरा है विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, डायलेक्ट। तीसरा है अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा, अमानक भाषा जिसे स्लैंग कहते हैं, व्यक्त बोली, आइडियोलेक्ट कहते हैं। ये भाषा के अनेक प्रकार की भाषाओं के अलग अलग रूप है। 5वें नंबर पर विशिष्ट भाषा। विशिष्ट भाषा का मतलब ये होता है कि प्रोफेशनल लैंग्वेज। कूट भाषा का मतलब होता है सीक्रेट लैंग्वेज। कृत्रिम भाषा का मतलब होता है आर्टिफिशियल लैंग्वेज। और 8वें नंबर पर राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। आइए अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। यह है विश्व की भाषाएं और उनके वर्गीकरण। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं के 2 आकारों के वर्गीकरण हैं, आकृतिमूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। टीजीटी की परीक्षा में इससे एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। आकृतिमूलक वर्गीकरण के को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणात्मक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदासित के नाम से भी जानते हैं। इतना इसके नाम है आकृतिमूलक वर्गीकरण के। वाक्य रचना एवं पद रचना के आधार पर मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे हम आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम स्लेगल ने किया था, ये चीज जानते रहिएगा। इसके बाद आगे हम लोग पेज नंबर अब 3 तक दे चुके हैं। पेज नंबर ये है 4। ये पेज नंबर आप देख लीजिए, पेज नंबर कितना है, 4 है। तो पेज वाइज पेज हम अध्ययन कर रहे हैं, जिससे हमको पेज नंबर भी याद रहे कि किस पेज पर क्या है। अब देखिए यहाँ पे आकृतिमूलक वर्गीकरण का ये पूरा वृक्ष तैयार किया गया है कि कैसे कैसे आगे बढ़ती है। आइए देखते हैं। यह है भाषा। भाषा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक है अयोगात्मक, एक है योगात्मक। अब योगात्मक देखिए 3 प्रकार की है, एक अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अब देखिए अश्लिष्ट में, अश्लिष्ट में देखिएगा, अश्लिष्ट में है आपका, अश्लिष्ट में 4, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत्य योगात्मक, पूर्वांत। यानी आप ये समझिए कि पूर्व पहले कर लीजिए, इसके बाद मध्य, इसके बाद अंत हो गया, 3 तो याद ही हो गए। इसे पूर्वांत यानी अंत के बाद पहले, यानी पूर्वांत। ठीक है, ये पूर्वांत हो गया। इस बार लिस्ट में क्या है, अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी कितने प्रकार, 2, एक संयोगात्मक है, एक योगात्मक है। उसी तरीके से इस लिस्ट में 2, एक बहिर्मुखी है, एक अंतर्मुखी में 2 हो गया संयोगात्मक वियोगात्मक, और एक बहिर्मुखी में संयोगात्मक वियोगात्मक हो गया। प्रश्न लिस्ट में देखिएगा, एक है पूर्ण प्रश्न लिस्ट और एक है आंशिक प्रश्न लिस्ट। अब आप देखेंगे इसके अंतर्गत जो चीजें हैं, इसी चीज को आगे चल करके इसी की व्याख्या की जाएगी। ये जितनी चीजें हैं, ये आपने जितनी चीजें देखी हैं, ये सारी चीजों की यही अब व्याख्या चलेगी, लिस्ट की, लिस्ट की या प्रश्न लिस्ट की। देखिएगा अब देखिए, आकृतिमूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं उदाहरण निम्नलिखित हैं। क्या हैं इनकी विशेषताएं। अब देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देखे थे ना कि अयोगात्मक, अब देखिए यहाँ पे अयोगात्मक देखे थे ना, अयोगात्मक। अब देखिए अयोगात्मक यही मिलेगा आगे और योगात्मक आगे मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए आपका पहले नंबर पे ये अयोगात्मक, देखिए भाषा में अयोगात्मक भाषा और ये योगात्मक। फिर देखेंगे कि आप देखेंगे कि जो इसके योगात्मक के पार्ट हैं, योगात्मक के जो पार्ट हैं फिर ये आगे चल करके मिलेंगे। ये देखिए अयोगात्मक है, ये अयोगात्मक योगात्मक बाद इसमें जो पार्ट थे। तो अयोगात्मक भाषा क्या, एकाक्षर, निर्वय या स्थान प्रधान। विशेषताएं क्या है, इसमें प्रकृत प्रत्यय या अर्थ तत्व और
संबद्ध तत्वों का संयोग नहीं होता है, यह स्वतंत्र शब्दात्मक शब्द है। ठीक है, अयोगात्मक मतलब ये किसी से योग नहीं करती, यानी स्वतंत्र होती है। इसके अंतर्गत क्या आती है? चीनी, तिब्बती, वर्मी, सुदानी। ये जानना जरूरी है ये चीज। आइए, दूसरा उसका जो पार्ट था मैंने अभी जो दिखाया ऊपर, वो योगात्मक था। दूसरे नंबर भाषा इससे दो होते हैं, अयोगात्मक, योगात्मक का अब देखिए पार्ट चलेगा। योगात्मक क्या है? इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबद्ध तत्व का संयोग होता है। और जैसा देखिए योगात्मक में मैंने ऊपर दिखाया था ना, ऊपर आपको दिखाया था, ऊपर आपको ये पेज दिखाया गया था, ये आपका ऊपर का पेज था, ये ऊपर का पेज योगात्मक। योगात्मक में अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रशिष्ट। अब आपको योगात्मक बता दिया गया, अब अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट की चर्चा होगी। देखिए यहाँ पे अश्लिष्ट की चर्चा यहाँ। तो अश्लिष्ट में क्या है? यह प्रत्यय प्रधान भाषा है। अश्लिष्ट क्या है? यह प्रत्यय प्रधान भाषा है। अब इसे क्या नाम है? जैसे तुर्की। ठीक है। और पूर्व योगात्मक में देख लीजिए, इसमें प्रत्यय प्रकृति से पूर्व लगता है। काफिर और जुलू और संथाली ये सभी अश्लिष्ट के अंतर्गत ही आए। मध्य योगात्मक में इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है, यानी योगात पूर्व है तो प्रत्यय पहले लगेगा, मध्य है तो प्रत्यय बाद में लगेगा, अंत है तो प्रत्यय जो है वह अंत में जोड़ा है। देखिए अंत्य योगात्मक में इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा गया जाता है। एक इसके अंतर्गत कौन सी आती है? कन्नड़। ठीक है। और पूर्वांत योगात्मक में इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व, पूर्वांत है पूर्व और अंत। ठीक है, अंत में जोड़ते हैं, जैसे मफूर। ठीक। आइए अगले पेज, पेज नंबर 5 की चर्चा करें। पेज नंबर 5 में, पेज नंबर 5 को देखते हैं। ये है पेज नंबर आपका 5। पेज नंबर 5 का हम अध्ययन करते हैं। पेज नंबर 5 में देखिए लीजिए, ये है ख जो है वह श्लिष्ट और ख देखिएगा श्लिष्ट। ठीक है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। इसके भी पार्ट हैं, अंतर्मुखी के अंदर संयोगात्मक वियोगात्मक है, बहिर्मुखी के अंदर संयोगात्मक वियोगात्मक। जैसे कि आप देखे थे कि यहाँ पे मैंने दिखाया था कि इस लिस्ट के अंतर्गत यहाँ पर देखिए, इस लिस्ट के अंतर्गत अंतर्मुखी असंयोगात्मक वियोगात्मक और ये बहिर्मुखी संयोगात्मक वियोग। तो यही चीज इसी की यहाँ पे व्याख्या की गई है। तो देखिए इस लिस्ट, इसमें प्रकृति प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं, और ये अंतर्मुखी, अंतर्मुखी माने अंतर की, इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। ये संयोगात्मक है। संयोगात्मक है तो इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता, यानी अरबी जो है संयोगात्मक है। और वियोगात्मक में इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे हिब्रू भाषा है। बहिर्मुखी में देखिए, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगाए जाते हैं, ये भी दो होता है। देखिएगा इसमें, इसमें देखिए प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा है, जैसे संस्कृत संयोगात्मक भाषा है। ये प्रश्न कई बार पूछा है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है या संस्कृत किस भाषा। तो संस्कृत जो होती है वो संयोगात्मक है, और हिंदी जो है, अंग्रेजी और बांग्ला जो है ये वियोगात्मक है। देखिए वियोगात्मक इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है। आगे देखते हैं। इसके बाद है प्रश्लिष्ट। प्रश्लिष्ट में क्या है? यह समास प्रधान भाषा है। इसमें दो भाग है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था। ये प्रश्लिष्ट में पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका मतलब प्रश्लिष्ट में क्या क्या है? यह समास प्रधान भाषा है। पूर्ण प्रश्लिष्ट में यह पूर्ण समास प्रधान भाषा है, जैसे चेरोकी। आंशिक प्रश्लिष्ट में यह अंशतः समास प्रधान भाषा है, जैसे बास्क। ठीक है, ये तो हो गया आकृति मूलक वर्गीकरण। उसमें आपने देखा था कि एक और वर्गीकरण था, पारिवारिक वर्गीकरण। ठीक है, इससे पिछली बार 2021 में जो एग्जाम हुआ था टीजीटी का, उससे प्रश्न पूछा गया था। देखिएगा, पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रम, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण कहते हैं। पारिवारिक पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार निम्न है: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। ये इंपॉर्टेंट है कि पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार कौन कौन से हैं: पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। बुलेहन फन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने इसकी संख्या 13 मानी है। फ्रीड्रिश मुल्सन ने इसकी संख्या 100 मानी है। निर्बाध रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती, जो निम्न है। आइए अब पेज नंबर देखते हैं 6। ये पेज नंबर 6 में ये जो आपका इतना वाला भाग है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न पूछा गया था टीजीटी में, टीजीटी में प्रश्न पूछा गया था। ये पूछा गया था, अभी आएगा।
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भारूपी है, ये किस भाषा परिवार या किस भौगोलिक क्षेत्र में आती है, तो ये चीज़ पूछी जाती है, ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं यूरेशिया का। यूरोप और एशिया को मिलकर के यूरेशिया बना है। भारोपी परिवार आती है इसके अंतर्गत, द्रविड़ परिवार आती है, काकेशी परिवार, बुरसुस्की परिवार। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है, एलटी ग्रेड में पूछा था। इसके बाद देखिए उराई अल्ताई परिवार, इसके बाद चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अति उत्तरी हाइपर परिवार, बास्क परिवार और सामी हामी परिवार। ये सामी हामी परिवार भी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है अफ्रीका भूखंड के अंतर्गत कौन कौन, सुदानी परिवार, बंतु परिवार, ओथोतेसे बुस्मैनी परिवार। ठीक है, इसके बाद प्रशांत महासागरीय भूखंड के अंतर्गत कौन आएगा, मलय पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार। अमेरिका भूखंड के अंतर्गत अमेरिका परिवार। ठीक है, इस तरीके से ये आपके हो गए दोनों पार्ट। अब भारोपी परिवार के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो यहाँ पे पढ़ा अभी, ये भारोपी परिवार जो जो इम्पोर्टेंट है उनके अंतर्गत कौन कौन चीजें आती हैं उसको हम लोग देख लें। क्योंकि भारोपी माने भारत और यूरोप, तो हम लोगों को इसी से मतलब है, तो इसकी हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। भारोपी परिवार, भारोपी परिवार क्या है, यानी भारत और यूरोप। भारोपी परिवार को इंडो जर्मनी, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, इंडो जर्मनी। हिंदी में इसे आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपी परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर सतम, सतम और केंतिम दो भागों में बांटा गया है। किसमें, एक सतम में और केंतुम में। मतलब भारोपी परिवार के अंतर्गत 10 भाषाएं हैं। आप देख लीजिए भारोपी परिवार में किस तरीके से 10 हैं। ये देखिए 4 इधर हैं और इसके बाद 6 इधर हैं। 4 देखिए कौन कौन है, भारत ईरानी परिवार जिसे आर्य कहते हैं, बाल्टो स्लाविक परिवार, आर्मेनी परिवार, अल्बानी परिवार। और केतु में कौन कौन आएगा, जर्मानिक ट्यूनाइट परिवार, केल्टिक परिवार, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट और इटालिक परिवार। ठीक है, ये सारी भाषाएं आएंगी इन परिवारों के अंतर्गत। अब आगे देखिए डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ये देखिए डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भारत ईरानी आर्य को 3 उपवर्गों में, यानी क्योंकि हम लोगों को इसी से मतलब है, ये आपका जो पहला वाला है ये भारत ईरानी वाला, ये भारत ईरानी, इसी भारत ईरानी को यानी आर्य परिवार को इन्हें 3 भाग बांट दिया, एक ईरानी, एक दरद और एक भारतीय आर्य भाषा। ये टीजीटी में प्रश्न पूछा था दरद की, दरद मतलब अभी आगे आएगा कि कहाँ से उत्पत्ति, इसकी मतलब जनक कौन थे। तो आगे देखते हैं हम लोग, तो ईरानी पहले देखते हैं, फिर दरद को, फिर भारतीय आर्य भाषा। क्योंकि हम लोग भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत ही अध्ययन करना है, लेकिन टीजीटी में दरद से प्रश्न उठाया था। देखिएगा ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता, अवेस्ता है 7वीं सदी ईसा पूर्व में। अवेस्ता का अर्थ है शास्त्र, अवेस्ता का क्या अर्थ है, शास्त्र। अवेस्ता को बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरियम भी कहा जाता है। कुछ लोग भूल बस इसे अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अवेस्ता को क्या कहते हैं, जिंद कहते हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरानी का राष्ट्रीय महाकाव्य है। ईरानी भाषाओं का वंशवृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, एक बार देख लेंगे आप। ये अब पेज नंबर हम लोग किस पे आ गए, 7 पे। आइए 7 पे, पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे क्या है, ये देखिए हम लोग ईरानी भाषाओं के पूरा वृक्ष मतलब चार्ट बनाया गया है कि ईरानी भाषाएं 2 भाग में है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। ठीक है, कितने भाग में, एक पश्चिमी और एक पूर्वी। अब देखिए इसमें आप देख लीजिए, छोटा सा और कर दे रहे हैं जिसे देखने में आसानी। अब देखिए ईरानी को 2 भाग में है, एक पश्चिमी है और एक पूर्वी है। देखिए पश्चिमी 2 भाग में, मीडियन और प्राचीन फारसी, और पूर्वी में क्या है, अवेस्ता और मोदी पार्क में। हालांकि ये सारी चीजें यहाँ पर ज्यादा मायने नहीं रखती हैं। अवेस्ता, अवेस्ता को हम कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 भागों में, 7 भागों में बटा हुआ है। तो कौन कौन से हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा, वर्गिस्ता, पोस्तो, पहलवी, देवारी, बलूची, ओसेटिक कुर्दी। अब ये पहलवी कितने, 2 भाग में, उजेरावी, पाजक, और इन दोनों को मिला करके क्या बनी, आधुनिक फारसी। यानी इससे ईरानी भाषा में फारसी कैसे बनी, ये उसकी उत्पत्ति का। तो ये ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। आगे आते हैं, इसके बाद देखिए दर्द लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए ये आपका जो है दर्द है। ठीक है, दर्द में क्या है, दर्द में देखेंगे, दर्द शब्द का अर्थ पर्वत होता है। इसका प्राचीन नाम क्या है, पैशाची प्राकृत है। दर्द भाषाओं का क्षेत्र पामीर और पश्चिमोत्तर पंजाब है। दर्द ऊपर की प्रमुख भाषाएं क्या हैं, कश्मीरी, सीना, चित्राली, काफिरी, कोहिस्तानी आदि।
ठीक है। तो ये जो पार्ट हमने किया था कि भारती रानी का जन्म ईरानी दर्द और ग्रेजुएशन ने किया था भारतीय आर्य भाषा, तो हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है ये भारतीय आर्य भाषा, यही क्या है, हेड है। देखिएगा भारतीय आर्य भाषा को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, देख लीजिए, ये 3 भागों में। ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम को निम्न वर्गों में बांटा गया, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। नंबर 1 क्या है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत का समय 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। संस्कृत या लौकिक संस्कृत का 800 से 500 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं आपको ये ऐसे मिलेगा 2000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक आपको वैदिक संस्कृत मिलेगी, और इसके बाद लौकिक संस्कृत का आपको मिल जाएगा कि ये 1000 से 500 तक, मतलब 2000 से 1000 तक मिल जाएगा आपको वैदिक संस्कृत, क्योंकि ऋग्वेद की उसमें रचना हुई थी। और लौकिक संस्कृत की जो रचना मानी जाएगी वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हालांकि पांडे ने 800 दिया है। मध्यकालीन आर्य भाषा में परिवार का जो समय नहीं दिया 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। हालांकि इन्होंने 1000 ईसा पूर्व दिया है, ये गलत दिया है। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है 5500 ईसा पूर्व से। मध्यकालीन में आपका आएगा 1000 ईस्वी आएगा, ये आपका पूर्व नहीं रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा, ये पूर्व नहीं रहे 1000 ईस्वी तक, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1000 ईस्वी तक लिखा हुआ है। तो पाली का समय 500 से ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, और अपभ्रंश का 33 जो प्राकृत है उसको हम 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। तो यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप लोग काट लीजिए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, 1000 ईस्वी से अब तक मतलब वहां से हिंदी स्टार्ट हो जाती है हम लोग, यानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हम लोग क्या है, हिंदी स्टार्ट हो गई हम लोगों की। ठीक है, अब यानी हम लोगों को अब इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से अध्ययन करना है। ठीक है, अब देख लीजिएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में सबसे पहले वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना। अगला पेज देखिए, पेज नंबर 8। ठीक है, तो आज हम लोग 7 तक अध्ययन कर चुके हैं। अब 8 का अध्ययन हम अगले सीरीज में करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे जिससे आप लोगों को याद भी हो जाए। इसको आप लोग बार बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, जिससे आपको ये कंठस्थ हो सके और याद हो सके। आपको ये हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। आप सभी लोगों को एक बार फिर से नमस्कार।